हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी घटना चक्र 2022 की, जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है, जो कि आपके आगामी परीक्षा एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, यूपी आरओ या आरओ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहती हैं। चैनल पे ऑलरेडी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इन सभी की सीरीज ऑलरेडी चलाई जा रही है, बहुत ही बेहतर तरीके से चलाई जा रही है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो सारी सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए, जिससे आपके आगामी परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स हो सकेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा तिलहन। तिलहन भारतीय भोजन में वसा का मुख्य स्रोत होता है, अर्थात फैट का, अर्थात एनर्जी का। भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें क्या हैं? ऑयल सीड क्रॉप्स क्या हैं? जैसे तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और बिनौली। अगर हम बात करेंगे पीली क्रांति की, तो येलो क्रांति भी इसी से संबंधित है, अर्थात पीत क्रांति का संबंध भी तिलहन के उत्पादन से है। और तिलहन से तेल और खली की प्राप्ति होती है। जो तेल मशीन में दिया जाता है, पेरा जाता है, तो तेल अलग हो जाता है, और जो हल्की ब्राउनिश कलर की जो खरी बनती है, जो गाय वगैरह या जानवर वगैरह खाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है, जिनका उपयोग स्नेहक, वार्निश, औषधि, सुगंधित पदार्थ, मोमबत्ती, साबुन, उर्वरक और पशु आहार आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अनुसार जो है कि 20-21 में कुल तिलहन का उत्पादन 36.1 मिलियन टन अनुमानित है। और भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान है। क्या लिखा है यहाँ पे कि भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। इसके पश्चात क्रमशः महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। मूंगफली एक प्रमुख तिलहनी फसल है। मूंगफली वानस्पतिक प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, और यह उष्णकटिबंधीय पौधा होता है। सामान्यतः इसको 15 से 25 डिग्री तापमान चाहिए होता है, 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं। भारत में मूंगफली को गरीबों का काजू भी कहा जाता है। तो कई बार आपने सुना होगा कि मूंगफली बादाम, जिसको हम लोग चना बादाम कहते हैं, तो इसी को कह देते हैं। सामान्यतः ट्रेनों में आप देखेंगे कि लोग इसे बेचते हैं बादाम के नाम से। तो मूंगफली को गरीबों का काजू भी कह दिया जाता है। और जो पेगिंग होती है, वो मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, ये लाभकारी प्रक्रिया है, कोई रोग नहीं है। इसमें परागण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकालकर जड़ की तरह नीचे की ओर मोड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है। और मूंगफली की फसल के लिए जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। जिप्सम जो है कि बहुत ज़रूरी होता है मूंगफली के प्रोडक्शन के लिए। साथ ही साथ वर्ष 2020-21 में मूंगफली उत्पादक 3 अग्रणी राज्य थे: गुजरात, राजस्थान और तिलहन। सोयाबीन खाद्य तेल के अलावा प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। जितने जिम करने वाले लोग होते हैं वो सामान्यतः सोयाबीन का प्रयोग करते हैं। सोयाबीन के लिए 15 से 25 डिग्री का तापमान, 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 6 से 6.5 पीएच मान वाली अम्लीय दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। तो क्या कहा गया यहाँ पे कि जो सोयाबीन है उसके लिए अम्लीय मिट्टी चाहिए, जिसका पीएच मान 6 से लेकर 6.5 पॉइंट तक होना चाहिए। वहीं सोयाबीन खरीफ फसल के तौर पर यहाँ पे क्या लिखा है? खरीफ फसल के तौर पर जून में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है। तो खरीफ फसलें तो जून जुलाई में बोई जाती है, मई जून में, और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इस फसल को 3 से 4 बार की सिंचाई की आवश्यकता भी चाहिए होती है। सोपा द्वारा खरीफ 2021 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश के 5.56 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर सोयाबीन की कृषि की जाती है, जो देश के कुल सोयाबीन कृषि का लगभग 46.41% क्षेत्रफल है। सोयाबीन कृषि क्षेत्र के संदर्भ में दूसरा स्टेट कौन सा आता है? महाराष्ट्र आता है। अगर हम 3 अग्रणी जो सोयाबीन उत्पादक की बात करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये इकोनॉमिक सर्वे 20 और 21 कह रहा है, लेकिन आपको इकोनॉमिक सर्वे 23 और 24 वाला, जो 22-23 वाला आया है, उसको देखकर जाना है। सरसों की बात करेंगे तो सरसों भी भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है, जो कि रबी की फसल में आती है। और इसके लिए 15 से 25 डिग्री का तापमान, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अब अगर ये रबी की फसल है तो इसकी बुआई कब होगी? अक्टूबर नवंबर में गेहूं की खेती के साथ होती है। वहीं फरवरी मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है गेहूं के साथ। कहा जा रहा है आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार कि देश में राजस्थान सरसों का शीर्ष उत्पादक देश है, शीर्ष उत्पादक राज्य है। दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे पे हरियाणा आता है। सरसों की प्रमुख प्रजातियों में पूसा, बोल्ड, पूसा जय किसान, वरुणा आदि आती हैं, और पीताम्बरी पीली सरसों की ही एक प्रजाति है। तो आइए इससे संबंधित हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, तिलहनी में कौन सी एक
तिलहनी फसल है निम्नलिखित में से? तो सूर्यमुखी, जिससे तेल निकाला जाता है, तो सूरजमुखी कहिए या सूर्यमुखी कहिए, इनसे तेल निकाला जाता है। तो तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी, बिनौली, ये जो की चीज़ें हैं इनसे तेल निकाला जाता है, तो इसको तिलहनी फसल भी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है पीली क्रांति या येलो रिवॉल्यूशन, यह भी आपके तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। किससे संबंधित है? तिलहन के उत्पादन से। आगे देखते हैं कि पीली क्रांति या येलो रिवॉल्यूशन का संबंध तिलहन उत्पादन से है, बाकी जो काली या कृष्ण क्रांति है वो पेट्रोलियम उत्पादन से है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन, वहीं श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है पीत या पीली क्रांति का संबंध किससे होता है? तो तिलहन के उत्पादन से होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिलहन की क्रांति से या तिलहन के उत्पादन से। भूमि या शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी होती है? शुष्क का मतलब होता है जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, 40, 50, 60 सेंटीमीटर के आसपास होती है, तो मूंगफली की खेती की जा सकती है। इसीलिए यूपी में बुंदेलखंड का जो रीजन है, महोबा, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, खजुराहो, ये सब जो क्षेत्र हैं इसमें खेती बहुत अच्छे से हो जाती है उत्तर प्रदेश के, जहाँ पे शुष्क भूमि मतलब भूमि में जो बारिश होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए वहाँ पे ईजिली हो जाती है। तो एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है, कौन सी फसल है? खरीफ। और गेहूं मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय रबी ऋतु की फसल है, जिसे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसीलिए बुंदेलखंड के क्षेत्र में आप देखेंगे कि वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, इसलिए वहाँ पे गेहूँ की खेती, चावल की खेती बहुत ही कम मात्रा में होती है। गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है, जिसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों या आर्द्र या उपाद्र जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, किससे संबंधित? तो मूंगफली से संबंधित एक लाभकारी प्रक्रिया है पेगिंग, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वेश्चन नंबर 7 भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो ये जो प्रश्न पूछे गए उस समय के हिसाब से इसने बताया है मध्य प्रदेश, लेकिन आपको क्या करना है, आपको रीसेंट डेटा देख के जाना है। और अगर हम 2021 के इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे तो वहाँ पे महाराष्ट्र पहले स्थान पे, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे राजस्थान। अब आपको ये देखना है कि इस बार तो 2021 का जो सर्वे आया उसके बाद मतलब 22-23 का, उसमें कौन सा राज्य पहले है ये आपको देख के जाना है। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो अभी आप उस समय की पूरी चीज़ें देख सकते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो है कि क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं निम्नांकित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन उत्पादक राज्य बताया गया है, लेकिन अभी के रिसेंट डेटा में आपको चेक कर लेना है भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश ही सही ऑप्शन बताया जा रहा है, क्योंकि पुराने डेटा के अनुसार चल रहे हैं। अब देखिए एक और पुराना प्रश्न, 1992-93 में किसकी उपज इतनी प्रचुर हुई कि उसे कीर्तिमान मान सकें? तो तिलहन के उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हुआ, जिसे हमने कीर्तिमान का दर्जा दिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गुजरात। गुजरात आज भी मूंगफली के स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये आज भी वहीं पे होता है। मूंगफली के क्षेत्र के अंतर्गत कम है, परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है भारत का वो है पंजाब। यानी पंजाब में प्रति हेक्टेयर तो उत्पादन बहुत अधिक होता है, ओवरऑल क्षेत्रफल बहुत कम है वहाँ पे। पंजाब में ज़्यादातर गेहूँ और चावल की खेती की जाती है, गन्ने की खेती होती है, लेकिन मूंगफली वगैरह की बहुत कम खेती की जाती है। निम्न में से क्या असंबद्ध उत्पाद है? तो मूंगफली, सरसों, अरंडी, तिल, आप इसमें से कुछ भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि चारों ही फसलें तिलहनी हैं जिससे तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो सरसों का प्रमुख उत्पादक इसको माना जाता है, सरसों का प्रमुख उत्पादक माना जाता है। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2021 की बात करते हैं तो राजस्थान सरसों का सबसे प्रमुख स्थान है, जबकि मध्य प्रदेश चना का शीर्ष है, और दूसरे स्थान पर सरसों के लिए मध्य प्रदेश आता है, और तीसरे स्थान पर हरियाणा आता है। अगले प्रश्न को हम देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 है उत्पादित मुख्य तिलहन
तिल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन। लिख रहा है कौन सा एक अवरोही क्रम में इनके उत्पादनों की मात्रा का सही क्रम, मतलब सबसे अधिक किसका प्रोडक्शन होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो यहाँ पर तो डी दे रहा है प्रश्न के आधार पे, लेकिन अगर हम इस समय बात करेंगे 20-21 के सर्वे में, तो देखिए सोयाबीन का प्रोडक्शन 128, मूंगफली का लगभग 102, राई या सरसों का 101 और तिल का 8.11। तो इस तरीके से हम क्रम बना सकते हैं कि सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों और तिल का प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न है वरुणा। वरुणा प्रजाति है किसकी, तो यह सरसों की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, सरसों की प्रजाति है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है दोस्तों ये, तो ये भी सरसों की ही एक प्रजाति है पूसा बोल्ड। ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। पीताम्बरी एक प्रजाति है, यह भी सरसों की पीताम्बरी, नाम से पता चल रहा है पीली, और सरसों अक्सर पीली होती है, आपने देखी होंगी। जिप्सम की मात्रा अधिक मात्रा में चाहिए होती है, तो मूंगफली की फसल में जो है कि जिप्सम की अधिक मात्रा हमें चाहिए होती है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है, तो यह मूंगफली की औसत प्रजाति है, मतलब कि कौशल जो उन्नत प्रजाति है मूंगफली की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है, तो तेल सबसे अधिक तिल से निकलता है। जो एक ब्लैक कलर की तिल होती है और एक वाइट कलर की तिल होती है, तो इनसे तेल सबसे अधिक मात्रा में निकलता है। अगला प्रश्न है कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कार्थेमस टिंक्टोरियस। क्या है, कार्थेमस टिंक्टोरियस इसका तिलहनी फसल का नाम है। और आगे अब हम देखते हैं, अगला चैप्टर हमारा आ रहा है दलहनी फसलों से संबंधित, तो हम दलहनी फसल के बारे में बात करेंगे। तो हम दलहनी को देखते हैं कि भारत में अधिकांश जनसंख्या की प्रोटीन प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन होता है दालें। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद तीनों फसलों के अंतर्गत दाल की कृषि की जाती है। अलग अलग प्रकार की दालें अलग अलग मौसम या कृषि ऋतुओं में बोई जाती हैं। जैसे भारत की प्रमुख दलहनी फसल क्या है, चना है, उड़द है, मूंग है, मटर है, मसूर है, अरहर है। दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। नाइट्रोजन का मतलब होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, क्योंकि मिट्टी सीधे नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं कर पाती है, पौधे सीधे नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं कर पाते, उनका नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अभी हम इसको पढ़ेंगे आगे। दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व हैं। विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होते हैं। भारत में दालों का अत्यधिक उपभोग होने के कारण इनका अग्रणी उत्पादक होने के बावजूद इन्हें आयात करना पड़ता है, क्योंकि दालों की फिर भी कमी पड़ जाती है। भारत दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक है एवं उपभोक्ता भी है। कुल दाल के उत्पादन में भारत के बाद म्यांमार का स्थान आता है और हम वहीं से ज़्यादातर आयात भी कर लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार बताया गया कि दालों का सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है। भारत के दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है। सामान्यतः हम लोग अरहर की दालें ज़्यादा खाते हैं। अरहर की फसल के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, 40 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त मानी गई है, और इसकी फसल गंगा मैदान के जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र से लेकर प्रायद्वीपीय के काली मिट्टी के क्षेत्रों तक उगाई जाती है। तो आप देख सकते हैं उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक इसको पूरी तरीके से उगाया जाता है। त्रुटिपूर्ण अफवाह, जललग्नता, पाला दलहन फसल के लिए हानिकारक हो सकता है। और अरहर की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई है, यानी अरहर यहाँ का देसी पौधा है, देशज दाल है, इसको हम विदेशी नहीं कह सकते। इकोनॉमिक सर्वे 20-21 में कहा गया कि भारत में सर्वाधिक अरहर का उत्पादन महाराष्ट्र कर रहा था, फिर कर्नाटक करता है और फिर तेलंगाना आता है। मालवी चमत्कार यह अरहर की एक प्रजाति है, और अरहर की अन्य मुख्य प्रजातियाँ हैं जैसे अमर, आज़ाद, बहार, मालवी विकास, पारस इत्यादि। तो ये सारी की सारी जो है कि इसकी प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है, मतलब टॉपिक है इसी में, आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार भारत में चना का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। फलीदार अथवा दलहनी फसलों में संतुलित उर्वरक अनुपात जो होता है वो NPK 0:1:1, 1:2:2 या 1:2:3, ये तीनों ही रेशियो हो सकते हैं आपके। उड़द उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है, और यह उत्तर भारत में खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों मौसम में इसकी खेती की जाती है। तो उत्तर भारत में तो खरीफ में बोई जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में हम जाते हैं तो वहाँ हमें रबी और खरीफ के रूप में देखने को मिलती है। आइए इससे संबंधित हम कुछ MCQs करते हैं।
भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, अभी हमने पढ़ा भी। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। जी नहीं, अरहर का ज़्यादातर होता है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं ये स्टेटमेंट आधा रह गया है। तो हम केवल एक स्टेटमेंट को सही मान रहे हैं, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। और IAS प्री 2020 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? तो भारत इसका जो है कि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही स्तर पे काउंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो दालें निर्यात नहीं की जाती, क्योंकि दालों का कंजम्पशन बहुत ही अधिक मात्रा में है और एक मध्यम परिवार के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत यही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। दालों की मांग की वरीयता है। यह बात भी सही है कि दालों की मांग की वरीयता है, क्योंकि सबसे अधिक हर घर में दाल चावल तो ज़रूर ही बन जाते हैं। तो ए स्टेटमेंट सही है और इसकी व्याख्या भी की जा रही है। कैसे समझते हैं? यहाँ पे भारत में दालों की कमी है परंतु यहाँ प्रोटीन के अन्य स्रोतों की कमी नहीं है। यहाँ दालों की कमी का कारण उसकी अधिक मांग का होना है, जबकि दालों के उत्पादन में भारत अग्रणी है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों ही सही है और स्पष्ट व्याख्या भी कर रहे हैं। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। और आपको इकोनॉमिक सर्वे 22-23 वाला ज़रूर देख के जाना है, जिसमें आपको पता चले। और अभी सर्वे आया है, बजट भी आया हुआ है। हो सकता है कि हम लोग क्लास से पहले इसको डिस्कस करें, लेकिन यूपी बजट मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चले कि यूपी बजट में उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं 6, भारत में फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, वो कौन सी फसल होती है? तो दालें हवा से नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन का ग्रहण करती हैं। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन से तत्व आवश्यक होते हैं? तो कोबाल्ट आवश्यक है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वैसे देखा जाए तो कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। वहीं विटामिन B12 के संश्लेषण में भी ये सहायक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है यह। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है। क्या है राइजोबियम? बैक्टीरिया है जो दलहनी फसलों में पाया जाता है और यह इन्हीं पौधों के माध्यम से, दलहनी फसलों के माध्यम से अपने लिए भोजन या पोषक तत्व प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अरहर, नीलम, मूंगफली, चंद्रा। आई थिंक ये प्रजाति दे रखी है और इसी की मैचिंग करने के लिए दिया है मसूर, पंत L406, सरसों, वरुणा। तो नीलम अरहर की प्रजाति नहीं है, बल्कि एक आम की प्रजाति है। बाकी सभी युग्म सुमेलित दिए हुए हैं, मतलब कि सभी युग्म आपके मैच किए हुए हैं। अगला है, वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण न करने वाली दलहनी फसलें कौन सी हैं? तो आप देखेंगे लगभग सभी फसलें वायुमंडल से नाइट्रोजन जो है कि स्थिरीकरण करती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि चना, मटर, मूंग की फसलें वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, जबकि यह कहना भी गलत होगा कि राजमा फसल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एकदम नहीं करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ न कुछ स्तर पे करती है। तो अलग अलग शोध और रिपोर्टों के अनुसार राजमा को नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता अलग अलग बताया गया है। अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात क्या होता है? NPK। ये जो NPK होता है, नाइट्रोजन, पोटास और मतलब पोटेशियम होता है, और एक आपका पोटाश हो जाता है, फास्फोरस हो जाता है। नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस, तो इसका जो रेशियो होता है 1:2, यानी या तो रेशियो हो सकता है 0:1:1, दूसरा हो सकता है 1:2, तीसरा हो सकता है 1:3। ये 3 रेशियो अलग अलग देखने को मिलते हैं। अरहर का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? भारतवर्ष में हुआ है। ये भारतवर्ष का देशज पौधा है, देशज प्रकृति की दाल है। मालवी चमत्कार एक प्रजाति है, किसकी है? तो यह अरहर की है। मालवी प्रजाति अरहर की एक प्रजाति है, ये आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन पहले। मालवी चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है। अरहर की अन्य प्रमुख प्रजातियाँ हैं जैसे अमर, आज़ाद, बहार, मालवी विकास, MS6, पारस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अरहर की एक प्रजाति है बहार, अभी हमने यहाँ पढ़ लिया, देखिए बिल्कुल सही बात है। तो ए ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है। तो ये अरहर की दालों की जो प्रसिद्ध प्रजाति है उसकी
अगला प्रश्न है, मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है, मतलब मटर की पत्ती विहीन जाति है क्या? अपर्णा, अपर्णा। और अगला हमारा टॉपिक है रेशम, तो अभी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, नहीं तो मैं इस क्लास को आधे घंटे तक ज़रूर ले जाता। उम्मीद करूँगा आप लोग मेरी बात को समझेंगे, सहयोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।